call is now being recorded. This call is now taking notes. आलिया आ गई? आलिया, रितिका, अनुज आ गया है, नंदनी आ गई है, वंश आ गया है, लक्ष्य, राजवीर, ईशान, गुड इवनिंग आर्यांश। ठीक, करें स्टार्ट? बोलो। यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ऑल राइट, सो आज पेपर डिस्कशन करेंगे एंड कल अपना रेगुलर जो चलता आ रहा है हेलो एल्केन एंड हेलो एडीन उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ठीक है। सो अगर मैं तुम्हें लेवल ऑफ पेपर बताऊं इस बार का, तो पेपर का जो लेवल था वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट था। ठीक है, तो हो सकता है कि आप लोगों का स्कोर कम आया हो, मुझे पता भी नहीं आप लोगों का स्कोर, मैं देखना पड़ेगा मेरे को पहले। हो सकता है स्कोर थोड़ा कम आया हो, बट इट्स ओके, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। लेकिन आपको पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका आना चाहिए, मैं हमेशा बोलती हूँ। ठीक है, क्योंकि एक मेजर टेस्ट 3 था, काफी सारे चैप्टर्स इसमें आए हैं तुम्हारे, ऑलमोस्ट लगा लो कि आधा 12th जो है आया हुआ है इसमें, है ना? आधा Yes, 12th ma'am. आया था ना इसमें? Yes, ma'am. हाँ, और जो 11th के भी चैप्टर्स थे वो आसान नहीं थे। आयनिक इक्विलिब्रियम थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है चैप्टर, और केमिकल इक्विलिब्रियम आसान है, बट अगर वो भी तब जब आपने वो पढ़ा हो चैप्टर, अगर वो आपने नहीं पढ़ा तो फिर वो आपको क्वेश्चन नहीं बनेंगे। सो आप लोगों को अपना टारगेट रखना था, जो मैम ने हमें पढ़ाए हैं चैप्टर्स उसमें से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे। तो बेस्ट स्ट्रेटेजी यही होनी चाहिए थी आप लोगों की। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सारे सवाल ही डिफिकल्ट हैं, मीडियम है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हैं। बेटा अपना कैमरा बंद कर लीजिए जिसका ऑन है। हाँ, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जो बहुत ही आसान थे, है ना? कुछ क्वेश्चन अभी मैं दिखाऊंगी आप लोगों को कि कैसे अटेम्प्ट करना था। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जो आसान थे, तो सबसे पहले आपको वही पिक करने थे। देखो, अगर आप 12th में भी ऑप्शंस रखोगे ना कि मुझे ये चैप्टर करना है, ये नहीं करना, मुझे ये चैप्टर करना है, ये नहीं करना, फिर तो आपके नंबर नहीं आए होंगे, आई एम 100% श्योर, राइट? क्योंकि वेटेज इसमें 11th का ज्यादा था, 12th का कम था, है ना? 12th का शायद 40% था, आपको ज्यादा 11th के क्वेश्चन दिख रहे होंगे। अब अगर मान लो तुम उस 40% में से भी ऐसे चैप्टर नहीं कर, मतलब छोड़ दिए चैप्टर जो मैंने पढ़ाए हैं आप लोगों को, तो शायद आप लोगों का स्कोर नहीं बना होगा बिल्कुल भी। ठीक है, तो इट्स ओके, देखते हैं कि तुम लोग क्या करके आए हो, लेकिन अपनी गलतियों को जरूर एनालाइज करना है। जब तक आप अपनी गलतियों को एनालाइज नहीं करोगे आप प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे, आपको अपने अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं दिखाई देगा। ठीक है, और यही रीजन है कि मैं आप लोगों को पेपर डिस्कशन आज करा रही हूँ, क्योंकि बहुत से बच्चे का गड़बड़ आया है। ठीक है, खैर चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, अब आपको क्या करना है ना बेटा, आपको ये करना है कि जैसे जैसे मैं तुम्हें क्वेश्चंस दिखाऊंगी ना, तुम्हें अपनी रफ नोटबुक निकालनी है। क्लियर है सबको? क्योंकि मुझे पता है आप लोगों का इतना अच्छा स्कोर नहीं आया होगा, आई एम 100% श्योर। जिस हिसाब से लाइक आपका परफॉर्मेंस रहता है क्लास में, उस हिसाब से आपको क्वेश्चन शायद ही बने होंगे, कुछ कुछ बने होंगे। तो सभी बच्चे दोबारा से केमिस्ट्री का भी मेरे साथ रीअटेम्प्ट करेंगे पेपर। इज दैट क्लियर? Yes, हाँ, ma'am. आप जवाब दीजिए मेरे Yes, को। ma'am. ठीक है, आप Yes, लोग से अपनी रफ नोटबुक निकालो।
आप लोग फटाफट से अपनी रफ नोटबुक निकालो। मैं फिलहाल यहाँ पे इक्विलिब्रियम की सवाल भी तुम लोगों को बता दूंगी कैसे करने हैं, ठीक है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। ठीक है, तो आप जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हो, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। ये क्वेश्चन देखो वही बच्चा कर सकता है जिसको थोड़ा बहुत इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम आता होगा, वरना आपको छोड़ना पड़ेगा ये सवाल, ठीक है। तो देखिए मेरा बेटा, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है। तो इसमें देखो क्या बोला है, फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन, आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? Yes, ma'am. हाँ, ओके बेटा, ऐसे ना चैट में आंसर नहीं देना है, ठीक है। चैट में आंसर ऐसे नहीं देना, आता है तो बधाई हो आपको, बहुत अच्छी बात है, बट आपको चैट में आंसर नहीं देना इस तरीके से। वो बच्चे मुझे रिप्लाई करेंगे चैट में जिनका हो गया था या जिनका नहीं हुआ था, बस आपको ये बोलना है कि मैम हो गया था या फिर नहीं हुआ था, है ना। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका केमिकल इक्विलिब्रियम से है बेटा, केमिकल इक्विलिब्रियम से है, एंड इसको कैसे करना था क्वेश्चन को। अगर किन्हीं बच्चों ने मेरे से केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा है या किसी ने कहीं पे पढ़ा होगा, तो उन्होंने बोला हुआ है फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन, अगर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को आप हाफ कर दोगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा। तो आपको बताया जाता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, याद करो। आप रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन हाफ कर रहे हो, डबल कर रहे हो, 4 गुना कर रहे हो, 5 गुना कर रहे हो, उससे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू पे तो कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है। बोलो यस और नो। तो अगर नहीं आएगा तो इसका मतलब हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यहाँ पे क्या रहना था बेटा, सेम रहना था। तो जिसने ये चैप्टर कर लिया तो उसको आसान लगा होगा, वरना आपने शायद छोड़ दिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, इनमें से कौन सा कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये पी ब्लॉक एलिमेंट से आया हुआ था और मैंने तुम्हें पी ब्लॉक पढ़ाया भी है, तो यहाँ पे आंसर ये आएगा। तुम्हें याद हो तो मैंने कहा था बिस्मथ की +5 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं मिलती है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। एक्सेप्ट, ऐसा कौन सा था जिसमें बिस्मथ +5 में था, किसी को याद है? याद है किसी को? कैन एनीवन टेल मी हाउ मेनी ऑफ यू रिमेम्बर्ड? अरे फुलक्कड़ हो गया तुम लोग, BiF5 था। तुम लोग वो चीजें भी नहीं कर पा रहे ना जो मैं तुम्हें याद करने के लिए देती हूँ, फिर तो भाई साहब तुम्हारा हो गया बेड़ा पार जेई में, मैं बता देती हूँ। तो BiCl5 तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, बाकी सारे करेंगे। आर्सेनिक भी कर सकता है, एंटीमनी भी, और अच्छा एंटीमनी भी कर सकता है और आर्सेनिक भी कर सकता है, ठीक है। 27 का ये था। तो ये वाली चीज जिसको याद थी वो करके आया होगा, नहीं तो वो छोड़ के आया होगा, तभी शायद आप लोगों को पेपर डिफिकल्ट लगा होगा। नेक्स्ट चलते हैं। आपको क्या दिया हुआ है, 8 मोल ऑफ AB3 इंट्रोड्यूस किया है 1 डेसीमीटर क्यूब वेसल में, डिसोसिएट हुआ है वो इस तरीके से। तो वो कह रहे हैं इक्विलिब्रियम पे 2 मोल ऑफ A2 बना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा। तो क्या होगा एक बार बताओ, 2AB3 करके आया है कोई, मुझे चैट में तो बताओ हाँ या ना। आवाज आ रही है ना? अगर आवाज ना आ रही हो मुझे बता दीजिएगा बेटा, ठीक है। तो स्टार्टिंग में हम कितने मोल लिए हैं, 8 मोल लिए हैं, ठीक है। तो A2 और B2 के तो 0-0 होंगे, ठीक है। अच्छा कुछ टाइम बाद कुछ भाई माइनस भी हुए होंगे, तो यहाँ पे 2x गए हैं, तो यहाँ पे x जाएंगे और यहाँ पे 3x जाएंगे। और इक्विलिब्रियम पे कितने मोल बने हैं बेटा, 2, यानी कि x की वैल्यू क्या है 2, तो B2 की क्या हो जाएगी 6 और AB3 की क्या हो जाएगी 4। तो एक बार बताओ KC में कैसे निकालूंगी, A2 की कंसंट्रेशन B2 की कंसंट्रेशन का क्यूब बाय AB3 का स्क्वायर, बोलो, ठीक है। अब A2 क्या है, कंसंट्रेशन होता है मोल पर लीटर, यहाँ पे वॉल्यूम क्या है 1 लीटर है, तो 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 का क्यूब, बोलो, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर,
ठीक है जी, तो कितना आ जाएगा इसको सॉल्व करने पे, बताओ जल्दी से। 27. 7. आ गया 27 आ गया, 27 यहाँ पे क्या आ गया आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना था। अगर आप लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ रखा था तो ये सवाल हो जाता आप लोगों से आराम से, बट अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ रखा तो फिर नहीं होगा। ठीक है जी, चलिए आपको यहाँ पे ना बेटा इस वाले चैप्टर में ज्यादा 11th के क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे, बिकॉज जो 11th का वेटेज था वो 60-40 मतलब 60% था और 40% 12वीं का था। तो आपको 12th के क्वेश्चन यहाँ पे कम ही दिख रहे होंगे, बट मैं ये नहीं कह रही हूँ कि फिर पेपर ही नहीं करके आओ, आपको एटलीस्ट वो 40% में से अटेम्प्ट करने का ट्राई करना चाहिए था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का। ये भी आपको कहाँ से आया हुआ है, ये भी आपका पी ब्लॉक से आया हुआ है ना, याद करो पी ब्लॉक से आया हुआ है। तो आप लोगों को बताया गया था कि Cl2 की सबसे ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है, फिर Br2 की, F2 इसके भी पीछे आ जाता है और सबसे कम होता है I2 का। रीजन क्या है, क्योंकि FF का क्या है, बॉन्ड लेंथ कम है तो रिपल्शन ज्यादा है इलेक्ट्रॉन के बीच में, तो बॉन्ड कैसा होता है, वीक हो जाता है, जिसकी वजह से F2 की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बेटा Cl2 और Br2 से भी कम होती है। ऐसे चुपचाप नहीं बैठना, आप मेरी क्लास में बेटा लगभग 50 बच्चे आते हैं जो कि एक अच्छा नंबर है, तो प्लीज मुझे बताइए क्या आपको ये क्वेश्चन आता था, नहीं आता था तो आना चाहिए था मैम। ठीक है, अगर आप, हाँ जी देखो मैं आपको एक चीज हमेशा बोलती हूँ कि अगर आप लोग क्लास में कंसिस्टेंट हैं, टेस्ट दे रहे हैं, अपनी गलतियों से सीख रहे हैं, मैं आपको गारंटी देती हूँ आप लोग जेई में, केमिस्ट्री में बहुत अच्छा करोगे। लेकिन आपको सारी चीजें बहुत ही ईमानदारी से, कंसिस्टेंसी के साथ करना पड़ेगा, तो ही रास्ता जो है आप लोगों के लिए आगे बन पाएगा। अगर आप थोड़ी बहुत कमी छोड़ दोगे उसके अंदर, या डिसऑनेस्टी से पेपर दोगे या किसी कोई और चीज करोगे, तो वो शायद आपको रिजल्ट वहां पे नहीं मिलेगा। इट्स ओके अगर स्कोर कम आता है, आप अपनी गलतियों से सीखो। इंसान भाई गलतियां तो गलतियों से ही सीखता है, तो आपको गलतियों से सीखना है कि आपने क्या गलती करी है ना, क्या गलतियां करी हैं वो आपको सीखना है। अब हाँ, इसमें एक चीज ये आती है कि अगर आप लोगों ने पढ़ ही नहीं रखा फिर मैं भी कुछ नहीं कर सकती। आपको अगर कोई चीज पढ़ाई गई है तो फिर वो आपको अच्छे से ही पढ़ना है, उसमें आप कोई कटौती नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलती हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 30, ये तो भाई साहब पहले भी शायद किसी पेपर में आ चुका है। आयरन की हाइब्रिडाइजेशन बतानी है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो क्या होगा, sp3d2 होगा। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये क्या होगा, d2sp3 होगा। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो ये क्या होगा, sp3d2 होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा मेरा बेटा, सी आएगा। ठीक है, यस मैम। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 31 क्या करता है, वो कहता है इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। देखो ऐसे वाले क्वेश्चन को ना कभी छोड़ना नहीं होता, मैं सही बता रही हूँ, ऐसे वाले क्वेश्चन को कभी नहीं छोड़ना होता। तुम थोड़ा ट्राई करो। देखो वहां पे बोला है, इसमें ध्यान से देखो, ये भी पी ब्लॉक से, मेरे को वैसे समझ नहीं आया कि इतने क्वेश्चन पी ब्लॉक के कैसे डाल दिए, सीरियसली बता रही हूँ, क्योंकि पी ब्लॉक का वेटेज जेई में काफी कम है और ऊपर से वैसे 40% ही था 12th का, तो मुझे समझ नहीं आया। तीसरा पी ब्लॉक का क्वेश्चन है इस पेपर में, आइडियली दे शुड हैव हैड ओनली 1 क्वेश्चन। ठीक है, बट इट्स ओके, अब जो है। HNO2 जो वो कह रहे हैं कि रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग दोनों की तरह बिहेव करता है, तो एक बात बताओ, HNO2 में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ध्यान से देखो, +1 x -4 कितना है, +3, और आपको पता है नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 से ज्यादा भी जा सकती है ना, +5 तक जा सकती है, और इसकी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट भी होती है। याद करो, नाइट्रोजन -3 से +5 तक दिखाता है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही थी।
ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद कह रहे हैं कि फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट -3 to +5 वेरी कर सकती है। क्या ये ठीक है? हाँ मैम ठीक है, याद करो। सॉरी, मैंने कहा था फॉस्फीन में, इसमें क्या होता है -3 में होता है, याद करो। और भी काफी सारे +5 तक भी होती है, इसलिए है ना, +5 भी ऑक्सीडेशन स्टेट मिलती है। तो -3 से +5 ये बिल्कुल क्या है, एकदम ठीक है। अच्छा, अगर तुम्हें डाउट आ रहा है ना, बाकी स्टेटमेंट देख लो। फिर वो कह रहे हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव नेगेटिव 0 हो सकती है मैम, ये तो 100% सही है। इसके बाद देखो ये कह रहा है कि NaOH और H2SO4, क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है? तुम खुद बताओ, क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है क्या? नहीं मैम, ये तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। बोलो क्या कहते हो? यस मैम। इसमें तो सोडियम सल्फेट और वाटर मिल जाएगा, मतलब ये तो है ही नहीं, क्योंकि बेटा रिडॉक्स रिएक्शन वहां पे होता है जब वहां पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो, साथ साथ रिडक्शन भी हो रहा हो। गेटिंग माय पॉइंट? जबकि यहाँ ऐसा नहीं होता है। तो ऐसे देख के भी तुम सी जो है वो मार्क कर सकते थे। ठीक है, तो इसको ऐसे करना था। क्वेश्चन नंबर 32 पे आओ। वो कह रहे हैं कि एक गैस तो ब्लीच करती है कलर ऑफ फ्लोवर बाय रिडक्शन व्हाइल अदर बाय ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो बेसिकली ये तुम्हारे वैसे सिलेबस में नहीं है, पी ब्लॉक में, ये भी पी ब्लॉक से था। मैं स्टिल थोड़ी सी शॉक्ड हूँ कि इतने पी ब्लॉक के क्वेश्चन कैसे डाल दिए पेपर में। ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है तो टेंशन मत लो, जेई में नहीं आएगा, बट कई बार क्या होता है ना, पेपर में डाल देते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो तुम्हें इग्नोर करना था। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे जो गैस होगा जो कि कलरलेस सब्सटेंस को कलरलेस में चेंज करेगा, वो आपका होगा SO2 और Cl2। SO2 और Cl2। ठीक है, Cl2 याद करो ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करता है, अगर कभी लोअर क्लासेस में तुमने पढ़ा हो। ठीक है, तो ये यही काम करता है, कलर्ड सब्सटेंस को कलरलेस में चेंज कर देता है। ठीक है, ऐसे ही SO2 भी यही काम करता है। सो इसीलिए इसका ऑप्शन क्या आना था बेटा? बी ऑप्शन इसका आना था। ठीक है, तो इसको ऐसे करना था। अगर आता था ठीक है, नहीं आता था ठीक है। ऑलराइट, यस मैम। चलो अब एक बार 33 तुम करके देखो क्या पूछा था। देखो ये वाला चैप्टर ऐसा था जो अपन ने बहुत डिटेल में पढ़ा था। हाँ, वो टाइम हो गया, आप लोगों को शायद पढ़े हुए, आप लोगों ने रिवाइज नहीं किया, इसीलिए तो आप लोगों के मेजर टेस्ट में पुराने चैप्टर डाले जाते हैं। आप समझ रहे हो मेरी बात? ताकि आप थोड़ा थोड़ा अपना पुराना सिलेबस रिवाइज कर सको। अब हम देखते हैं क्या ये क्वेश्चन सच में डिफिकल्ट था। देखो मैं जब पेपर आप लोगों को डिस्कस कराती हूँ ना, उससे पहले मैं खुद सॉल्व करती हूँ। ठीक है, ऐसे नहीं मैं आ जाती, मैं खुद सोल्व करती हूँ और मैं ये देखती हूँ कि एज अ टीचर मुझे कितना टाइम लग रहा है। तो मुझे भी टाइम टेकिंग तो लगा, मतलब इसमें मुझे टाइम लगा था पेपर में। आई डोंट नो अबाउट फिजिक्स एंड मैथ्स, बट मैंने इस बार देखा फिजिक्स में स्कोर बच्चों का अच्छा आया हुआ है, तो हो सकता है कि फिजिक्स का आप क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व कर रखे हो, आई डोंट नो एग्जैक्टली। बट हाँ, केमिस्ट्री का थोड़ा सा टाइम लग रहा था क्वेश्चन सोल्व करते हुए। तो ऐसे केस में हमें थोड़ा स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी कि हमें फटाफट पहले वो क्वेश्चन कर लेने हैं जो इजी है, फटाफट हो जा रहे हैं। आप समझ रहे हो मेरी बात? ऐसे क्वेश्चन हमें सिलेक्ट करने थे। जैसे मैं 33 की बात करूं, ये क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ, वैसे तो इतना डिफिकल्ट था नहीं, मॉडरेट लेवल का ही मैं इसको बोलूंगी, बट आप ये बाद में अटेम्प्ट कर सकते थे सेकेंड राउंड में। देख लेते हैं एक बार कैसे होना था ये क्वेश्चन। देखो आपको बोला हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ सुक्रोज शुड बी डिसॉल्व्ड इन 500 ग्राम ऑफ वाटर सो एज टू गेट द सॉल्यूशन, मतलब जो सॉल्यूशन मिलेगा उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है बेसिकली उसका डिफरेंस इतना है। क्या हमने ये चैप्टर पढ़ा था? हाँ मैम, चैप्टर तो पढ़ा था, तो आपको ये ट्राई करना चाहिए था अगर आपके पास टाइम था तो। ठीक है, चलिए आप प्लीज अभी ट्राई करेंगे। देखो आप सभी को पता है, याद है डेल्टा टीबी क्या होता था अपने पास? टीबी माइनस टीबी नोट। और डेल्टा टीएफ क्या होता था? टीएफ नोट माइनस टीएफ। बोलो होता था कि नहीं होता था? बताओ। ठीक है, और ये किसके बराबर होता था? केबी इंटू मोलालिटी, और ये क्या है? केएफ इंटू मोलालिटी। अब हमें क्या चाहिए? देखो क्या दिया हुआ है, डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन।
यानी कि हमें ये वैल्यू दे रखी है टीबी माइनस टीएफ। तो क्या करें हम दोनों, क्या इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं मैं, देखना। तो अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो देखना क्या बनेगा एक बार, टीबी माइनस टीबी नोट प्लस टीएफ नोट माइनस टीएफ केएफ प्लस केबी इंटू मोलालिटी। बोलो हाँ के ना। इसके लिए आपको अलग से फॉर्मूला नहीं लिखवाया मैंने कहीं पे भी। अगर आपको ये चीजें पता है तो बना देखो, थोड़ा सा तो आप लोगों को वहां पे अपना क्या बोलते हैं, एग्जाम में थोड़ा तो आपको सोचना पड़ेगा। सीधा सीधा क्वेश्चन दे देंगे तो भाई सारे बच्चे ही टॉप कर जाएंगे। तो ये काफी सही सवाल था, इसमें थोड़ा सा आपको सोचना था। ठीक है, चलिए आइए। अब आपको क्या दिया हुआ है, अच्छा एक बात बताओ, टीबी माइनस टीएफ को मैं अलग कर लेती हूँ, ठीक है। अच्छा, टीबी नोट कितना होता है, पानी है ना, तो 100 होगा, और टीएफ नोट क्या होगा, 0 डिग्री होगा, है ना, अगर वाटर है तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट। और केएफ प्लस केबी यानी कि कितना हुआ ये 1.86 प्लस 0.52 इंटू मोलालिटी। बोलो क्या कहते हो। और टीबी माइनस टीएफ कितना दिया हुआ है 103.5 माइनस 100, और ये कितना आया 1.86 प्लस 0.52 इंटू मोलालिटी। क्या तुम यहाँ से मेरे को मोलालिटी बता सकते हो कितना आएगा, 3.55। ये कितना हो गया अपना 8 3, और ये हो गया अपना 2.38। क्या कहते हो। यस मैम। मैम। ठीक है, अब 3.5 को तुम्हें 2.38, देखो यहाँ पे ना, अगर तुम नोटिस करो तो ऑप्शन में काफी ज्यादा डिफरेंस है ना, तो तुम लोग इसको 2.4 लेके भी चल सकते हो। गेटिंग माई पॉइंट, सो दैट अगर आपका आसपास भी आंसर आ जाता है तो काम चल जाएगा, काम चल जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे एग्जैक्ट लूं, मैं एग्जैक्ट ले रही हूँ बिकॉज मेरे पास ऑप्शन है कैलकुलेटर का, तो ये मेरा 1.41 के आसपास आ रहा है। ठीक है, अच्छा क्या इतना क्लियर हुआ मेरा बेटा, ये थोड़ा सा ध्यान से बताइए सारे बच्चे, क्या इतना क्लियर हुआ। अगर हुआ तो फिर मैं इरेज करूं जो चीजें मुझे नहीं चाहिए। यस ठीक है, Yes, ma'am. मैम। बहुत बढ़िया। देखो सॉल्यूशन चैप्टर ना ऐसा चैप्टर है जो मोस्टली बच्चे वो क्वेश्चन बना लेते हैं पेपर में, तो आपको भी ट्राई करना है। अगर आप लोगों ने वो पढ़ा हुआ है अपने टीचर से तो बिल्कुल आप बना लोगे। अब मोलालिटी क्या होता है मैम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। बोलो, है ना। चलो Yes, जी, ma'am. तो मोलालिटी आ गई 1.41। ठीक है, ये हमें निकालना है, मास ऑफ सॉल्वेंट 500 केजी के लिए ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई तो आ जाएगा 2। तो बस तुम्हें क्या करना है, 1.41 को किससे डिवाइड कर देना है, 2 से डिवाइड कर देना है, और ये कितना आएगा, लगभग लगभग आ जाएगा अच्छा एक सेकेंड, अच्छा 5 यहाँ पे 2 पे गया, तो ये आ जाएगा 700 आ रहा है। हाँ, जीरो 0.705 कुछ आ रहा है ना। और आपको Yes, ma'am. मिली मोल्स बताने थे, मिली मोल्स बताने थे, तो 700 के आसपास आपका कौन सा आंसर आ रहा है, ये ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा Yes, इसको ma'am. मैं एक्यूरेट लेके चलती चीजें तो यहाँ पे आ जाता एकदम सही आ जाता। बट आपको ऐसे क्वेश्चन में घबराना नहीं है कि अरे हमारा तो आ ही नहीं रहा। आपको दिख रहा है कि ऑप्शन में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो अगर आप अप्रोक्सीमेशन लेके करते हो तो सवाल आपका क्या हो जाएगा, ठीक तो वहां पे हो जाएगा। कर पाओगे ये वाला क्वेश्चन। आलिया नहीं है क्या आज क्लास में, है जी, बोलो। यस मैम। हो, यस मैम। ठीक है जी, चलिए देखो, अगर आप इसको एग्जैक्ट करोगे ना डिवाइड, तो ये 1.47 आएगा। ठीक है, तो फिर जब आप वो सॉल्व करते जाओगे ना जैसे, तो आपको लोगों का आंसर आ जाएगा डिवाइड बाय 2, हाँ 735 के आसपास आएगा। तो आपको क्या करना है, फिर उसके आसपास का आंसर क्या करना है, मार्क करके आना। ठीक है, चलो बताओ क्या इतना हो जाएगा 33 तक। Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस। ठीक है, ऑल राइट।
नेक्स्ट चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आपको वो स्पीसीज बतानी है जो ब्रोंस्टेड एसिड की तरह बिहेव भी कर सकती है और ब्रोंस्टेड बेस। तो ब्रोंस्टेड एसिड क्या होते हैं, ये बेसिक सवाल था। एसिड वो है जो H+ डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। और ब्रोंस्टेड बेस क्या होगा मेरा बेटा, जो H+ एक्सेप्ट करेंगे। इतना क्लियर है? तुम लोग क्लास में ma'am. ये सोच के आया करो कि 25 क्वेश्चन है, यानी कि 25 कॉन्सेप्ट्स मैम बता रही है, ठीक है। चलो मैं इसको हटा दे रही हूँ, क्योंकि जो है ना, आई होप आप लोगों ने अपनी मिस्टेक नोटबुक में इसको लिख लिया होगा। मैं तो पता क्या करती थी, जब मैं प्रिपेयर कर रही थी एंट्रेंस के लिए, तो मैं तो क्या करती थी, जो क्वेश्चन मेरे को डिफिकल्ट लगता था ना, वो मैं अपने फेयर जहाँ पे मैंने नोट्स बना रखे थे वहीं पे लिख लेती थी, है ना। क्योंकि वो क्वेश्चन भी अच्छा होता था और मुझे लगता था क्या पता ये मान लो आगे किसी टेस्ट में ना आ जाए या फिर जेई में ही ना आ जाए, है ना। तो फिर मैं वो लिख लेती थी ताकि जब नोट्स रिवाइज करूँ तो वो भी रिवाइज हो जाए। ये बहुत अच्छा तरीका होता था, ये मुझे मेरी मैम ने बताया था, ठीक है। चलिए यहाँ पे आते हैं HCl। बेटा अगर HCl की बात करूँ तो HCl H+ तो दे देगा, Cl नेगेटिव में चेंज हो जाएगा, बट क्या ये H+ एक्सेप्ट करके H2Cl बना सकता है? नहीं मैम, नहीं बना सकता, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। ऐसे ही ClO4 नेगेटिव, ये एक्सेप्ट तो कर लेगा, लेकिन क्या ये वो बना सकता है क्या, ब्रोंस्टेड एसिड की तरह बिहेव कर सकता है क्या? नहीं मैम, नहीं कर सकता। बोलो क्या कहते हो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. OH नेगेटिव भी कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। एक्सेप्ट करेगा, बनाएगा क्या? OH2। बोलो। मैम एक्सेप्ट कर लेगा ये। हाँ, दे देगा क्या? लेकिन नहीं देगा ना, बताओ। सोचो सोचो, सारे बच्चे सोचेंगे। एक्सेप्ट तो ये कर लेगा, OH नेगेटिव H+ लेके वाटर तो बना लेगा, उल्टा काम कर पाएगा क्या ये? नहीं कर नो पाएगा, मैम। ठीक है। तो ये ब्रोंस्टेड बेस की तरह बिहेव करेगा, ClO4 नेगेटिव भी ब्रोंस्टेड बेस की तरह बिहेव करेगा, HCl ब्रोंस्टेड एसिड की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखो क्या है। ओके, आगे देखते हैं। क्या दिया हुआ है आपको? H+ दिया हुआ है। H+ क्या करेगा बताओ भाई? H+ क्या काम करेगा? करेगा क्या कुछ? नहीं करेगा ना कुछ, बोलो Yes, ma'am. बोलो बोलो। मैम एक्सेप्ट कर लेगा। एक्सेप्ट कर लेगा तो क्या बनाएगा? एक्सेप्ट करेगा तो क्या बनाएगा? एक्सेप्ट तो वो करेगा ना, H+ एक्सेप्ट करेगा तो क्या बन जाएगा? H2। देखो, अगर मैं पानी में बात कर रही हूँ मेरा बेटा H+ की, तो H+ जो है पानी में जाके H3O पॉजिटिव की तरह बिहेव करेगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो अगर H3O पॉजिटिव की तरह बिहेव करेगा तो ये H+ दे सकता है, लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। बोलो क्या कहते हो? यस और नो? सोच के बताओ। यस मैम। ठीक Yes, है, ma'am. अच्छा मैम। उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद कौन है? हमारा वोटर है। वोटर तो कर लेगा, वोटर तो हमें पता ही है एम्फोटेरिक होता है, वो एक्सेप्ट भी कर सकता है और डोनेट भी कर सकता है। तो एक वोटर हमारा फिलहाल आंसर आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट चेक करो, HSO4 नेगेटिव। अगर ये H+ दे देता है तो SO4 2 नेगेटिव बन जाएगा और ये एक्सेप्ट कर लेता है तो H2SO4। ये तो दोनों ही मिलते हैं, देखो ना, ये तो दोनों ही है, तो मैम ये भी हो सकता है। अच्छा, SO4 2 नेगेटिव में क्या होगा देखना एक बार। ये क्या करेगा? ये क्या करेगा? HSO4 नेगेटिव तो बना लेगा, लेकिन क्या ये दे पाएगा क्या? डोनेट कर पाएगा क्या? नहीं मैम, कहाँ से नो कर? मैम। इज दैट क्लियर? अच्छा, उसके बाद क्या है? Cl नेगेटिव है, तो Cl नेगेटिव भी क्या करेगा? एक्सेप्ट कर सकता है, देगा तो कैसे? तो यानी कि पूरे क्वेश्चन में सिर्फ दो ऐसी स्पीसीज हैं, वाटर और HSO4 नेगेटिव, जो ब्रोंस्टेड एसिड और ब्रोंस्टेड बेस की तरह क्या करेंगे? बिहेव करेंगे। ठीक है जी, बोलो। यस मैम। पक्का एक एक क्वेश्चन क्लियर करते जाओ, क्योंकि फिर तुम लोगों को टाइम नहीं मिलता एनालिसिस करने का। ठीक है, अभी अपनी केमिस्ट्री की एनालिसिस कर लो अच्छे से, बहुत बढ़िया तरीके से। चलिए आइए,
हटा दो इसको। Yes, ma'am. ठीक है, हाँ जी ईशा बोलो बेटा। मैम H2SO4 नहीं कर पाएगा। नहीं, H2SO4 देखो वो तो कर देगा, दे तो देगा H प्लस, लेकिन एक्सेप्ट करके क्या कर लेगा, H3SO4 बनेगा क्या, H3SO4? नो मैम। इसीलिए ठीक है, तो ये ब्रोंसिड एसिड की तरह बिहेव करेगा, ब्रोंसिड बेस की तरह नहीं। ठीक है, चलिए हटा दो इसको। अगर आपने लिख लिया है तो मैं हटा देती हूँ इसको बेटा। चलिए 35 क्वेश्चन पे आइए, क्या कहता है। अब ये भी देख के घबराना नहीं है इस क्वेश्चन को, जहां पे मैं बोलूंगी ना डिफिकल्ट है तो मतलब वो छोड़ देना था आप लोगों को। आओ एक बार देखो, आपको बोला है दो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जिनकी हाफ लाइफ दी हुई है, तो हाफ लाइफ दी हुई है तो मतलब आपको पता है हाफ लाइफ क्या होता है, ln2/k1 होगा, और t हाफ 2 क्या होगा, ln2/k2 होगा। तो इसका रेशियो कितना है, 3/2। तो यानी कि मेरे पास k2/k1 कितना आ गया, 3/2 आ गया। ध्यान से देखिए, यस मैम। पक्का। चलिए इतना हो गया, अब मैं इसको अलग से लिखती हूँ। तो सबसे पहले मैंने यही निकाल लिया, ठीक है मैम, बहुत सही है, आपने निकाल लिया। तो k2/k1 कितना आ गया, 3/2। चलो आगे देखते हैं। फिर वो कह रहा है T1:T2 का रेशियो निकालना है। T1 क्या है, वो टाइम पीरियड है जिसपे 25% रिएक्शन कंप्लीट हो गई है, और T2 वो है जिसपे 75% हो गई है। तो T1 क्या होगा बताओ भाई, 2.303/K1 लोग स्टार्टिंग में 100% है, 25% कंप्लीट हो गई है, तो बच्ची कितनी होगी, 75। बोलो। यस मैम। 25 पे काट दो इसको, हो गया। इसको सॉल्व करो, 2.303/K1 log 4 minus log 3, log 4 minus log 3। log 4 क्या होता है, 2 का स्क्वायर, तो 2 log 2 आ जाएगा। इतना तो बेटा करना पड़ेगा, और हमने ऐसी बात नहीं कर रखे ऐसे इक्वेशन। 2 log 2 आपको दिया हुआ है वही लेना था, log 3 भी जो दिया हुआ है वही लेना था। ठीक है जी, इतना हो जाएगा क्या, तो ये आ जाएगा 0.6048, ये आ जाएगा 0.12। इतना क्लियर है ये नहीं, बोलो। यस मैम। ऐसे तुम T2 निकालो, T2 क्या हो जाएगा, 2.303/K2 लो। स्टार्टिंग में 100% है, बच कितना गया, कितना बोला, 75% कंप्लीट होगी, 25 बच गया, तो ये 25 जा 4 जा पे गया। ठीक है, और log 4 अभी मैंने बताया कितना आ रहा है, 0.6। बताओ भाई हुआ कि नहीं हुआ। यस मैम। बस कुछ नहीं करना, डिवाइड कर दो, देर किस बात की। चलो मैं करती हूँ। तो T1/T2 क्या हो जाएगा, 2.303 इंटू 0.12 K1, और T2 2.303 इंटू 0.6 K2। तो अपना क्या क्या कैंसिल हो गया, 0.32 इससे ये गया। देखो ध्यान से देखो, देखो देखो, यस मैम। देखो कितना सिंप्लीफाई हो गया अपना, और ये कितना हो गया, 0.2 हो गया, यानी कि ये आ गया मोटा मोटा K2/K1 इंटू 0.2। बोलो क्या कहते हो। यस मैम। ओके, एक ही बच्चा यस मैम बोल रहा है, समझा तो मैं सबको ही रही हूँ, ऐसे मत देखो। ठीक है, और K2/K1 कितना था हमारे पास, 3/2। तो बस अब कर लो, अब तो यार कर लो भाई। तो ये आ गया 0.3:1। देखो मैंने कहीं भी कैलकुलेटर का यूज किया नहीं किया, तो आपको भी ऐसे ही अप्रोच के साथ इसको करना था, और ये जेई में आ सकता है, 100% आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, और ये एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन मैं इसको दे दूंगी। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट? अभी तक मैं 26 से 35 क्वेश्चन आप लोगों को बता चुकी हूँ। चलिए आगे चलते हैं।
ये तो बहुत आसान था, सिस ब्यूटूइन और ट्रांस में क्या रिलेशन है, स्टीरियो आइसोमर है, ये तो हद ज्यादा आसान। ठीक है, चलिए आइए। उसके बाद हम करते हैं 37 क्वेश्चन पे। तो देखो 37 क्वेश्चन आपका वैसे तो वहां से है, आयनिक इक्विलिब्रियम से है, बट मैं इसको समझा देती हूँ, ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा, मैं समझा देती हूँ। देखो आपको बोला S1, S2, S3, S4 सोलिबिलिटीज हैं AgCl की पानी में, कैल्शियम क्लोराइड में, NaCl में और AgNO3 में। ठीक है, चलो एक बात बताओ, AgCl तुमने अगर कभी सुना है तो स्पेरिंगली सोलुबल सोल्ट होता है, ये बहुत ही मतलब मैं बोलूंगी ना निहायती बहुत ही बेकार सोल्ट है, बहुत ही कम सोलुबल होता है ये पानी में। गेटिंग माय पॉइंट? मतलब बेसिकली ये Ag+ में और Cl- में बहुत जल्दी टूटना नहीं चाहेगा। ठीक है, अच्छा अगर मैं AgCl की पानी में सोलिबिलिटी देखूंगी, पहला केस आता है पानी का। ठीक है, तो पानी में क्या होगा, H+ और OH नेगेटिव आयंस आएंगे। Yes, ठीक है, ma'am. चलो ये हो गया पहला केस। दूसरे में क्या है, 0.01 कैल्शियम क्लोराइड। एक बात बताओ, जब तुम कैल्शियम क्लोराइड को तोड़ोगे तो किसमें टूटेगा, Ca2+ + 2Cl-, यानी कि 0.002 कंसंट्रेशन हो जाएगी ना Cl- की। बोलो, क्योंकि 2 Cl- टूट रहे हैं, है ना। तो एक Yes, बात ma'am. बताओ, अगर यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड, क्योंकि स्ट्रॉन्ग डिसोसिएशन होता है उसका, मतलब स्ट्रॉन्ग सोल्ट है तो डिसोसिएट हो जाएगा, तो ये टूटा है कैल्शियम 2+ और 2Cl-। एक बात बताओ, AgCl में अगर तुम कैल्शियम क्लोराइड डालोगे तो तुम्हारे सॉल्यूशन में क्लोराइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी या कम हो जाएगी, सोच के बताओ। तुम्हारे सॉल्यूशन में क्लोराइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी या कम हो जाएगी, बताओ। अरे बोलो ना, सेम हो जाएगी। नहीं, एक बार बताओ, AgCl से भी तुम्हें Cl- मिल रहा है, कैल्शियम क्लोराइड से भी तुम्हें क्लोराइड मिल रहा है, तो ज्यादा होगी कॉन्सेंट्रेशन या कम होगी? ज्यादा होगी। बोलते क्यों नहीं भाई? एक बात बताओ, अगर ज्यादा होगी यानी कि कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई, और कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई तो ली-चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट करना चाहिए, बैकवर्ड डायरेक्शन में, है ना। तो अगर वो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर रहा है, यानी कि जैसे जैसे AgCl से ये बन रहा है, तो भाई साहब इक्विलिब्रियम तो बैकवर्ड शिफ्ट कर रहा है, यानी कि जो सोल्युबिलिटी है वो AgCl की क्या हो गई, कम हो गई। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? Yes, ma'am. यही तो मतलब है, और इसी को ही क्या बोलते हैं हम, कॉमन आयन इफेक्ट बोलते हैं, क्योंकि कॉमन आयन क्या है यहाँ पे, Cl-, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन के बढ़ने से अकॉर्डिंग टू ली-चैटलियर प्रिंसिपल, जहाँ पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है इक्विलिब्रियम वहां जाएगा, दैट इज इन बैकवर्ड में। तो AgCl बहुत पहले ही इतना मर के डिसोसिएट हो रहा था, अब तो उसकी डिसोसिएशन और कम कर दी, तो सोलिबिलिटी उसकी क्या हो जाएगी, और कम हो जाएगी। ठीक है, अच्छा उसके बाद है 0.01, ध्यान से देख लो, ये S2 था कैल्शियम क्लोराइड में। अब S3 क्या है, NaCl में, यहाँ पे Cl- की कितनी कॉन्सेंट्रेशन मिलेगी, 0.01, इससे तो कम है ना ये कैल्शियम क्लोराइड से, तो NaCl में भी सोलिबिलिटी कम तो होगी। ध्यान से सुनो, सोलिबिलिटी डिक्रीज तो होगी, बट ये वाले केस में, कैल्शियम क्लोराइड वाले केस में ज्यादा डिक्रीज होगी। बोलो क्या कहते हो? तो मैं S3 ग्रेटर देन S2 होगा, सोच के देखो। S3 की सोलिबिलिटी S2 से ज्यादा होगी ना, बोलो। Yes, ma'am. क्योंकि कैल्शियम क्लोराइड में तो भाई साहब Cl- की बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन थी, तो बेटा जितनी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होती है ना कॉमन आयन की, उतनी सोलिबिलिटी कम होती है। और यहाँ पे तो वाटर था, यहाँ पे तो कोई कॉमन आयन नहीं था, तो S1 की तो सबसे ज्यादा होगी। तो देखो ऑप्शन ऐसे कौन से ऑप्शन है, ये तो गलत है, ये भी गलत है, इन दोनों में से कोई सही हो सकता है। अब आते हैं हम AgNO3। तो एक बात बताओ, AgCl में तुम अगर AgNO3 डाल रहे हो तो इससे क्या होगा, Ag+ की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, बोलो हाँ या ना। इक्विलिब्रियम फिर बैकवर्ड Yes. में जाएगा, सोलिबिलिटी घटेगी, लेकिन हमें ये देखना है ज्यादा घटेगी या कम। बेटा यहाँ पे 0.05 है मैम, ये तो सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है इसकी सब में से, तो इसकी सोलिबिलिटी तो क्या होगी, हद ज्यादा क्या हो जाएगी, बोलो कम हो जाएगी। बोलो, तो ऑर्डर Yes, क्या आया, ma'am. ऑर्डर क्या है अपने पास, S1 की सबसे ज्यादा,
फिर S3 की उससे कम, S2 फिर S4 S4 किया। बोलो क्या कहते हो? यस मैम कॉन्सेप्ट में आया। इसी कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं? कॉमन आयन इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, इसके लिए आप लोगों को सोल्युबिलिटी नाम का एक टॉपिक है वैसे तो आयनिक में, वो जरूरत पड़ती है, वो वाले कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट होती है। बट मैंने कोशिश की कि आपको एक तरीके से समझा दूं सो दैट अगर इन फ्यूचर रिपीट होता है ये क्वेश्चन जेईई में या फिर मॉक टेस्ट में तो आप लोग गलत नहीं करके आए। यस मैम चले, आप लोग एक काम Yes, करिए, ma'am. इसको जल्दी से उतार लो इन क्वेश्चन को, फिर मैं आगे चलूंगी। क्योंकि पेपर ना थोड़ा लेंथी था इस बार केमिस्ट्री का ना, क्योंकि सारा फिजिकल का भरा हुआ था, तो नो डाउट क्वेश्चन और लेंथी तो होना ही था, है ना। चलिए कोई बात नहीं। मैम क्या सबने इसको नोट डाउन कर लिया? यस मैम कर लिया। ठीक है, तो बस मैं ये हटा रही हूँ, बाकी मैं स्टार्ट करती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ अ सॉल्यूशन, आपका सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है तो HSO4 नेगेटिव गेन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, 75% करंट एफिशिएंसी है। कितना करंट हमें चाहिएगा टू अचीव ए प्रोडक्शन ऑफ अ रेट ऑफ 1 मोल ऑफ, ओके क्या पूछा है? टू अचीव ए प्रोडक्शन रेट ऑफ 1 मोल ऑफ H2O8 2 नेगेटिव पर आवर। ठीक है, बेसिकली आपको इसमें क्या निकालना था? कितना करंट तुम पास करोगे। ठीक है, कितना करंट तुम पास करोगे, कितना प्रोडक्शन तुम्हें चाहिए, कितना प्रोड्यूस करना है? 1 मोल ऑफ H2O8 करना है पर आवर 1 घंटे। क्लियर है? चलिए अब कैसे करेंगे? तुम्हें याद है मैंने एक फॉर्मूला बताया था तुम लोगों को, ZIT इंटू करंट एफिशिएंसी, याद करो वो दिन। हाँ मैम बताया तो था। W क्या होता था? जो सब्सटेंस तुम्हारा मास डिपॉजिट हुआ है। Z क्या होता था? इक्विवेलेंट वेट बाय 96500। ठीक है, और ये करंट इनटू टाइम, और ये हो गया करंट एफिशिएंसी। ठीक है जी, ऑलराइट। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट क्या होता है ये भी तुम्हें पता होना चाहिए था, मोलर मास बाय एन फैक्टर। जिसको याद था वो बात थोड़ी सी बनी होगी। ठीक है जी। अच्छा, अब मोल्स की बात कर रखी है ना, तो हम क्या करते हैं? मोलर मास को नीचे ले जाते हैं। देखो ना, ले जाओगे नीचे, यहाँ पे देखो, देखो क्लियर है? अब तुम्हें मोल्स कितने दिए हुए हैं? 1 मोल दिया हुआ है। करंट तुम्हें निकालना है, ठीक है, करंट निकालना है ना। हाँ, टाइम दिया हुआ है 1 घंटा, सेकंड में चेंज कर लेना। करंट एफिशिएंसी दी हुई है, एन फैक्टर पता लगाना है। एन फैक्टर कैसे पता लगाओगे? देखो जी, बैलेंस करना पड़ेगा ना इक्वेशन को। यस मैम रिडॉक्स, मैंने कहा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में रिडॉक्स भी आता है। तो सबसे पहले तो सल्फर को बैलेंस करो। ठीक है, अब चेक करो यहाँ पे क्या है, कितने ऑक्सीजन है यहाँ पे? 8 है। यहाँ पे भी कितने हैं? 8 है। HSO4 H2O8 2 नेगेटिव। ठीक है, एक सेकंड, 8 है ना यहाँ पे, और 8 है। ओके, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बैलेंस करने पड़ेंगे। ऑक्सीजन तो बैलेंस है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन की कमी है और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लगा दोगे। चेक करो, चेक करो, सब कुछ बैलेंस हो गया। चार्ज वार्ज बैलेंस हो गया। यहाँ पे -2 का चार्ज है और यहाँ पे भी -2 का। ठीक है, बोलो तो एन फैक्टर कितने का हो गया? बोलो भाई, 2 का हो गया। यस मैम चलो बस इसको सोल्व करना है। चलो करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स आपको 1 मोल दिया हुआ है, एन फैक्टर 2 होगा 96500। ठीक है जी, चलिए मैम। नंबर ऑफ मोल्स है ना, हाँ राइट, 96500 ऊपर आ जाएगा। 1 × 2 × 96500 करंट आपको निकालना ही है। ठीक है,
टाइम कितना है 1 घंटा, मतलब 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड। और करंट एफिशिएंसी बेटा कितनी थी, 75% थी ना। हाँ, बस इसको सॉल्व करना है, हो जाएगा। Yes, ma'am. सॉल्व कर दो, अप्रोक्सीमेट आंसर निकालो। देखो ऑप्शन में बहुत गैप है मेरा बेटा, अप्रोक्सीमेट आंसर निकाल लो, हो जाएगा तुम्हारा सॉल्व। कितना आ रहा है इसको सॉल्व करने पे करना, इसको कैंसिल कर देंगे हम लोग। किस पे जाएगा ये, 25 3 जा 4 जा, और ये 36 पे 9 पे गया, तो नीचे तो आ गया भाई 27 है ना। बस इसको सॉल्व कर दो फटाफट से। ये आ जाएगा बेटा 71 पॉइंट समथिंग आ रहा है क्या आंसर के, 71 पॉइंट समथिंग आ रहा है। हो जाएगा ना ये तो सॉल्व, इसमें तो कुछ है ही नहीं दिक्कत। बोलो क्या कहते Yes, हो। ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो ऐसे करना था इसको सोल्व। बताओ भाई 38 तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, ताकि मैं आगे के 12 क्वेश्चन करवाऊं फिर तुम लोग। No. चलिए ठीक है, नहीं है तो बहुत सही है। प्लीज इनको समझ के करना, गड़बड़ मत करिएगा। चलिए आगे आते हैं। ओके, अब आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, मैं बोलूंगी वैसे तो आसान तो मैं नहीं बोलूंगी इसको बिल्कुल भी, क्योंकि ये बहुत लेंथी था बेटा, बहुत लेंथी सवाल था। इसमें बहुत सारी चीजें आप लोगों से पूछी हुई थी। तो अगर जेई में भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, प्लीज उसको करके अपना टाइम बर्बाद मत करिएगा, ठीक है। जान करके समझ जाना, एग्जामिनर ने आपका टाइम बर्बाद करने के लिए बोला है, क्योंकि इसके अंदर बहुत चीजें हैं। अभी मैं बताती हूँ कैसे। आपको ये कुछ एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि कोई और दूसरा एक्सपेरिमेंट हुआ है जिसमें इनिशियल कंसंट्रेशन 0.5 है ए की और बी की 1 मोलर है, ठीक है। आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है 50 मिनट बाद फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ एक्सपेरिमेंट। आप समझ रहे हो। आप रेट तो पहली बात है तभी निकालोगे जब आपको ऑर्डर पता होगा, पहली चीज, ठीक है। तो हमें सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा कि ए के रिस्पेक्ट में और बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है। आप समझ पा रहे हैं, फिर उसके बाद कहानी आगे बढ़ेगी। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं बी का देखूं ऑर्डर क्या होगा, तो ए की 2 सेम वालों को ले लो, तो 0.01 से 2 टाइम्स हुआ है, लेकिन यहाँ देखो कोई चेंज ही नहीं हुआ है ना। तो बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 0 है। आवाज आ रही है, आवाज आ रही है कि भाई। Yes, हाँ। ma'am. और अगर ए Ma'am. का निकालना है तो बी की सेम वाली ले लो, तो देखो ये 2 टाइम्स हो रहा है और ये भी 2 टाइम्स हो रहा है, तो यानी कि ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1 है। यानी कि जो हमारा रेट लो है, जो हमारा रेट है, वो सिर्फ किसकी कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, ए की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है जी। ऑल राइट, चलो ठीक है। Yes. अब वो Yes, बोल रहा ma'am. है कि हमें ना रेट निकालना है 50 मिनट्स बाद। तो भाई साहब जब रेट निकालना है तो हमें रेट कांस्टेंट की भी जरूरत पड़ने वाली है यहाँ पे आगे जाके, ठीक है। तो कैसे करें देखना, रेट कितना है, कोई भी ले लो, कोई भी एक्सपेरिमेंट ले लो। मैं फर्स्ट वाला ले लेती हूँ, 6.930 इंटू 10⁻⁻6। रेट कांस्टेंट हमें निकालना है, कॉन्सेंट्रेशन होगी 0.01, तो ये हो जाएगी तुम्हारी 6.930 10⁻⁻4। क्या कहते हो, इतना आ गया। यहाँ तक तो मेरे ख्याल से कोई भी बच्चा कर लेगा, अगर इसने जिसने थोड़ा बहुत भी पढ़ा हुआ है, ठीक है जी। बोलो। Yes, ma'am. तो इसको आप लिख भी सकते हो, 6.93 हो गया इंटू 10⁻⁻4 आ गया। चलो मैम इतना ठीक है। अब आपको बोला है कि एक दूसरा एक्सपेरिमेंट है जिसमें इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ये है ए की और बी की, तो बी वाले से तो लेना देना है ही नहीं मेरा बेटा, क्योंकि बी पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा। तो आपको रेट ऑफ रिएक्शन बताना है कब, 50 मिनट पे, जब टाइम क्या होगा 50 होगा। तो हमारे पास रेट कांस्टेंट तो निकल के आ गया, बट मेरे पास 80 तो नहीं है ना। ध्यान से देखो, मेरे पास 80 तो नहीं है, नहीं है ना। तो अब हमें ये निकाल के आना पड़ेगा, जब हमारा 80 निकलेगा तब जाके मेरा रेट आएगा। इन्होंने कुछ वैल्यूज दे रखी है यूज करने के लिए, लेट्स सी कितना यूज होता है।
तो करें स्टार्ट। देखो एक बार मैं बता देती हूँ, इसका लेंथी बहुत है कैलकुलेशन। तो देखो क्या होगा, k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी। क्यों लगा रही हूँ मैं ये, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ना, पता लग गया आपको रेट लो से। लो a नोट बाई 80 यही होता है, बोलो। हाँ मैम Yes, यही। ma'am. रेट कांस्टेंट कितना है मैम, 6.93 इंटू 10⁻⁻⁴। टाइम कितना है, 50 मिनट। सेकंड में चेंज कर लीजिएगा इसको। ओके 2.303, ठीक है। चलिए आइए, लोग a नोट बाय 80, यानी कि अब तुम्हें ये क्या करना है, सारा सॉल्व करना, इसको सॉल्व करना। करो, सॉल्व करें। ये तो 3000 हो जाएगा, 6 5 30, ये तो 3000 हो जाएगा। देखो, और ये -4 + 3, ये -1 हो जाएगा। देखो एक बार, है ना, अगर मैं 3 0 हटा दूं तो Yes, ma'am. देखो। अब हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है। इसको सॉल्व करो, क्या आ रहा है, इसको सॉल्व करते हैं। ओके 10, इसको तुम ऐसे भी कर सकते हो। देखो एक मेरे को एक तरीका सुझा, मतलब एक दिमाग में आ गई चीज। अगर मैं इसको नीचे ले जाती हूँ, ध्यान से देखना, तो क्या ये मेरा, इधर देखना 10⁻⁻1 को अगर मैं नीचे ले जाऊं तो क्या ये मेरा 0.693 बन जाएगा, सोच के देखना एक बार। पेपर देखो, क्वेश्चन तो लेंदी है, Yes, ma'am. Pass हो क्वेश्चन तो लेंदी है, बट आप ये देखो कि यहाँ पे ये सब जितना मैं समझा रही हूँ वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। यहाँ पे 0.693 बन जाएगा, बिकॉज 6.93 नीचे 10 आ जाना था, तो ये 2 0, तो ये बचे। अब एक बात बताओ, सोच के देखो, 0.693 हमारे पास वो नहीं होता था ln2, याद करो, Yes, ma'am. ln2 होता था कि नहीं होता था मेरे बेटा, सोचो सारे बच्चे। Yes, ma'am. बिल्कुल होता था, ठीक है। अब मैम ये आपको कैसे पता चल रहा है, बेटा मेरे दिमाग में आ रहा है तभी मैं लिखती जा रही हूँ ऐसे, ठीक है। एक सेकंड, मम्मी क्लास, हाँ ठीक है, ओके। आवाज आ रही है ना मेरी, हाँ। तो अब देखो ln2 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2.303 log 2 इंटू 3 बाय 2.303। देखो मैंने ये कैंसिल कर दिया, आप समझ रहे हो, देखो कर दिया ना, बोलो क्या कहते हैं। Yes, ma'am. हाँ, तो अब क्या होगा, तुम्हें इसको सोल्व करना पड़ेगा और थोड़ा सा, ठीक है। log 2 आपको पता ही है क्या होता है, 0.3 होता है, 0.3 इंटू 3 कर देना 0.9 हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे जो है तुम्हें इसको सोल्व करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसमें एंटी लॉग वेंटी लॉग आएगा, ठीक है। वैसे तो पेपर में दिया जाता है एंटी लॉग, लेकिन उन्होंने ना ये वैल्यूज तुम्हें दी है, तो आप देख लेना 0.9 किसका लॉग की वैल्यू आती है, लगभग लगभग किसके आसपास आएगी। ए नोट की कॉन्सेंट्रेशन तुम्हें 0.5 लेनी है, ठीक है, और वहां से तुम्हारा 80 आ जाएगा। और फिर जब तुम यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे ना 80 की और के की, तब जाके रेट आएगा। आप समझ लो कितना लंबा सवाल पूछा उसने आपसे। उसने आपसे रेट लो निकलवाया, उसने आपसे रेट कांस्टेंट निकलवाया, उसने आपसे 80 निकलवाया, फिर इसमें पुट किया, यानी कि बेसिकली उसने आपसे 4 चीजें पूछी हैं इस क्वेश्चन में। आप समझ रहे हो, ऐसा क्वेश्चन एडवांस में आता है, मेंस में नहीं आएगा। इज दैट क्लियर? जहां पे वो 4 चीजें निकलवा रहा है, ऐसा क्वेश्चन एडवांस में आएगा, मेंस में चांसेस आर वेरी रेयर। अगर मान लो मेंस में आ गया तो इस वाले क्वेश्चन पे आप टाइम वेस्ट नहीं करोगे। क्लियर हुआ सबको? Yes, ma'am. ठीक है, मैं फिर बोल रही हूँ, आपको पेपर में पहले वो क्वेश्चंस करने हैं जो आपको अच्छे से आते होंगे। अभी से ही वो स्ट्रेटेजी बना के चलोगे तो तुम्हें दिक्कत नहीं होगी, नहीं तो फंसो। देखो ये वाला क्वेश्चन, कोई वेनेडियम का क्लोरो कंपाउंड है, वेनेडियम का, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट इतना है, मतलब एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा।
अब वेनेडियम में बताओ भाई किस में होता है एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, जब वेनेडियम +4 में होता है तो यानी कि PCl4। तो ये तो बहुत ही आसान सवाल था, ये सबको करना चाहिए था। ठीक है, आगे आइए। When CO2 dissolve in water, इक्विलिब्रियम ये स्टैब्लिश होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है, pH दिया हुआ है, रेशियो निकालना। तो एक बार इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन HCO3 नेगेटिव की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय CO2 की इनटू वाटर। ठीक है, वाटर की तो आप 1 ही लेते हो, तो इसको तो मैं हटा देती हूँ। क्या कहते हो? Yes, ma'am. चलो अब देखते हैं केसी कितना दिया हुआ है, 3.8 इंटू 10⁻⁻7। ठीक है, H3O पॉजिटिव, बताओ भाई pH कितना दिया हुआ है, 6। और pH होता क्या है, माइनस लोगरिथम ऑफ हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि ये कितना हो जाएगा 10⁻⁻6। और इसका रेशियो तो तुम लोगों को निकालना ही था, तो बस कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3.8 इंटू 10⁻⁻1। ऑप्शन नंबर 3। देख रहे हो, तो वही चीज है, जिसने इक्विलिब्रियम पढ़ा है केमिकल वाला, तो ये क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट नहीं कर। ठीक है जी, हाँ जी बच्चों, घबराना नहीं है। Yes, ma'am. चलिए आइए। हाँ, अगर मान लो आपको समझ नहीं आया, फिर आपको मेरे से पूछना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा 42। ये वाला तो मैंने कहा था भाई साहब बहुत फेवरेट क्वेश्चन होता है एग्जामिनर का, बताया था। ये क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है, बताया था क्या? हाँ मैम बिल्कुल बताया था। ऑप्टिकली एक्टिव होता है तो भाई साहब प्लस माइनस एक डी फॉर्म बनेंगे, कैल्फॉर्म। तो अगर मतलब ये हो रहा है तो मतलब प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करेगा तभी तो होगा। तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, प्लेनर तो नहीं होता है ये। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। हो गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए बहुत ही बढ़िया, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। 43 हुआ था क्या किसी से? ये बिल्कुल वहां ये उसका था, या तो आप रिडॉक्स का बोल दो या डी ब्लॉक का बोल दो, तुम किसी का भी बोल सकते हो सवाल। ठीक है, मैं डी ब्लॉक का बोल देती हूँ। पर मैग्नेट का ऑक्सीडेशन कराया है, सॉरी ऑक्सीडेशन कराया ऑक्सीलेट आयन का बाय KMnO4। आपसे पूछे कितने मोल्स ऑफ पर मैग्नेट चाहिए, कितने मोल्स ऑफ ऑक्सीलेट चाहिए और कितने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयंस चाहिए, बताओ भाई कैसे होगा ये? एसिडिक मीडियम में मैंने कहा था ना Mn+2 में चेंज होता है, याद करो 135 बना। ऑक्सीलेट किस में चेंज होता है, CO2 में होता है, बोलो बैलेंस कर देना। तो ये तो 5 इलेक्ट्रॉन का गेन हो जाएगा, और यहाँ पे देखना एक बार ये कितना हो जाएगा +3, ये +4। तो कितने का चेंज आया मेरा बेटा, 1 का, लेकिन वो एक कार्बन के लिए आया, हमारे पास 2 कार्बन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। दिख रहा है सबको? हाँ मैम दिख तो रहा है। ठीक है, Yes, ma'am. अरे भाई बता दो, ये तो करा है तो यार क्लास में ऐसे मत बोलो। मैंने कहा था डी ब्लॉक में बैलेंसिंग बहुत जरूरी है। अब दोनों को बराबर Yes. करना है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी 2 से और नीचे 5 से, तो ये हो जाएगा 2MnO4 नेगेटिव प्लस 5C2O4 2 नेगेटिव गिव्स 2Mn+2 प्लस 10CO2। अब हमें ऑक्सीजन बैलेंस करना होता है। चलो देखो भाई, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन, 8 और 20, 28 है, और यहाँ पे है 20, तो 8 की कमी है, इतने H2O लगा दो दूसरी साइड, और 16H+ यहाँ पे आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे राइट हैंड साइड 16 हाइड्रोजन थे। तो बस चेक कर लो हाइड्रोजन कितने हैं, 16 है। MnO4 कितने हैं, 2 है, 2 है, कितने हैं, हाँ 2 है। और ऑक्सीलेट कितने हैं, 5 मोल है, तो 2 5 16 क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। हो जाएगा क्या? Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्लास में विशाल, नीतांत, सिमरन, Yes, ma'am. पल्लव, यामिनी,
यार मैं आप लोगों के लिए करवा दूं, नहीं तो मेरे को कोई जरूरत नहीं पड़ी थी पेपर डिस्कशन, बिकॉज ये बहुत जरूरी था आज का पेपर डिस्कस कराना, तभी मैंने मंडे को ही ले लिया आज। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 44। आपको एक रिएक्शन दी हुई है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है, किसी भी टाइम पे जो कंपोजिशन एंड रिएक्शन मिक्सचर का वो ये है, आपको बताना है किस डायरेक्शन में रिएक्शन प्रोसीड होगी और करेक्ट वो बताना है। तो आपको याद है मैंने बताया था रिएक्शन क्वेश्चन आप किसी भी टाइम पे निकाल सकते हो, तो B इंटू सी बाई ए का स्क्वायर 1 आ जाएगा जब आप इसको निकालोगे, जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हो। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको ये दिया हुआ है, तो रिएक्शन क्वेश्चन जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से ज्यादा होता है तो मतलब रिएक्शन कहाँ जाती है हमारी, बैकवर्ड में जाती है, बैकवर्ड। तो इसीलिए इसका ऑप्शन जाएगा। 45 भी मैंने कराया था आप लोगों को क्लास में, इनमें से स्ट्रॉन्ग लुइस एसिड कौन सा है, ये तो बैक बॉन्डिंग से ही अपनी क्या करेगा, बुक पूरी कर लेगा, लेकिन यहाँ पे 2p और आयोडीन का क्या होता है 5p, बॉन्डिंग बढ़िया नहीं होगी, बैक बॉन्डिंग तो इसकी भूख मरेगी नहीं, और भूख नहीं मरेगी तो भाई साहब स्ट्रॉन्ग लुइस एसिड होगा, इलेक्ट्रॉन के प्रति भूख, जितनी ज्यादा भूख होगी उतना लुइस एसिड कैरेक्टर ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 46, बताओ भाई कैसे करना है इसको। आपको पूछा है एम्फोटेरिक और बेसिक ऑक्साइड, करवाए थे ये वाले, पता नहीं किसको याद है कि नहीं है, चलो देखते हैं, आ जाओ। तो यहाँ पे चेक करो, MnO +2 में है, मैंने कहा था +2 +3 वाले जनरली बेसिक होते हैं अगर उसमें से कोई एम्फोटेरिक नहीं है। Mn2O3 में क्या होगा, ये भी Mn+3 में बेसिक होने वाला है। +4 वाले मैंने कहा था जनरली एम्फोटेरिक में आते हैं, मैंने दिखवा भी रखा है तुम्हारे नोट्स में, एम्फोटेरिक है। हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले एसिडिक होते हैं, तो MnO3 और Mn2O7 क्या होंगे, एसिडिक होंगे। ये बस भाग गए बच्चे, यही तो है, आते हैं नहीं क्लास में और 1 घंटे में ऐसे भागने की रहती है जैसे पता नहीं सब कुछ आता हो केमिस्ट्री में। चलो आओ, Mn3O4 क्या है, ये मिक्स्ड ऑक्साइड है, किससे मिलके बना है, MnO से और Mn2O3 से, तो ये भी आपका बेसिक वाली कैटेगरी में आ जाएगा। तो बताना था आपको X+Y, तो बताओ बेसिक और एम्फोटेरिक कितने हो गए, 3 बेसिक 1 एम्फोटेरिक, तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। यस ठीक है, चलिए यस आगे चलते हैं। 47 आपका ये थोड़ा सा मैं मानूंगी, मतलब ये 47 एक ऐसा क्वेश्चन था जिसने आयनिक इक्विलिब्रियम थोड़ा ढंग से पढ़ा हुआ है, जिसको फॉर्मूले याद है वो तो कर लेगा ये सवाल, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो देख लेते हैं, हटा दूंगे इसको, एक बार उतारना उतार लो ताकि मैं फिर आगे चलूँ। ऐसा हो गया। मैम लिख लिया। हाँ जी बेटा, लिख लिया, बोलो। ठीक है, यहाँ पे एक चेंज ये करो, Mn3O4 है ना, ये मिक्स टाइप का ऑक्साइड है, ये +2 में है और ये है आपका +3 में, तो ये बेसिक होगा और इसके कंपैरिजन में एसिडिक होगा। ठीक है, तो दोनों की तरह बिहेव करता है ये, तो ये एम्फो वाली कैटेगरी में आएगा। इसको आप नोट्स में भी लिख सकते हो मेरा बेटा, वैसे तो आपका आंसर गलत नहीं आएगा बट स्टिल लिख लेना इसको। तो 2 बेसिक है 2 एम्फोटेरिक है, आंसर आपका सेम ही रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं हम। चलो एक काम करते हैं, 47 पे अभी मैं आती हूँ, 48 करते हैं। आपसे पूछा है उसने पूछा ये रिडॉक्स का है कि पहले इस इक्वेशन को बैलेंस करो एसिडिक मीडियम में, फिर ये बताओ NO3 नेगेटिव कितने चाहिए।
देखो बैलेंसिंग फिर आपको आने चाहिए, चेक करें क्या? चलो देखते हैं। देखो बेटा AS2S3 ध्यान से देखिए, सल्फर और ASO4 3 नेगेटिव। अब तुम्हें यहाँ पे बेटा देखना पड़ेगा आर्सेनिक सॉरी एन फैक्टर। तो यहाँ पे 2 आर्सेनिक है, यहाँ पे 2 लगाओ, यहाँ पे सल्फर 3 है, यहाँ पे 3 लगाओ। अब तुम चेक करो आर्सेनिक का एन फैक्टर क्या है और सल्फर का, तो ये कितना होगा 2x - 6, सल्फर पे -2 का होता है ना, तो ये +3 हो जाएगा। यहाँ पे चेक करो x - 8 - 3 +5, तो +3 से +5 कितने का चेंज आया 2 का, लेकिन वो एक आर्सेनिक के लिए आया। ठीक है, एक आर्सेनिक के लिए आया, हमारे पास है कितने 2। ठीक है, तो आर्सेनिक का एन फैक्टर कितना आ जाएगा 4। सल्फर का चेक करो, 0 से सॉरी -2 से 0, चेंज कितने का आया 2, लेकिन वो एक सल्फर के लिए, हमारे पास कितने हैं 3, तो कितना का होगा 6। तो आर्सेनिक सल्फाइड दोनों को मिला के कितने का हुआ एन फैक्टर 4 + 6 10। हाँ जी, ऐसे करते हैं इसको। अच्छा NO3 नेगेटिव से NO2 बताओ भाई, ये +4 +5 कितने का चेंज आया 1 इलेक्ट्रॉन का आया, बोलो क्या कहते हो? Yes, ma'am. अब हमें बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ता है, इलेक्ट्रॉन को बराबर करना पड़ता है। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 10 है, तो इस इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो तुम खुद बताओ कितने मोल चाहिए होंगे NO3 नेगेटिव के? 10 चाहिए होंगे। 10। ऐसे करना था। तो अगर रिडॉक्स रिएक्शन मान लो किसी को छोड़ के जाना है चैप्टर, वैसे तो रिडॉक्स से ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, तो तुम ध्यान रखना 2 चीजें तो पढ़ लेना उस चैप्टर में से। एक तो मतलब टाइम हो तो, क्योंकि बैलेंसिंग एक ऐसा मैं बोलूंगी टॉपिक है मेरा बेटा जो इलेक्ट्रो में भी काम आता है और DLF लोग में भी आता है। तो बैलेंसिंग एक कॉमन टॉपिक हो गया। तो बैलेंसिंग और ऑक्सीडेशन स्टेट तो आपको आना ही चाहिए, है ना, ताकि वो आपका स्ट्रॉन्ग हो जाए। क्योंकि देखो ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कोऑर्डिनेशन में भी यूज होता है, राइट, काफी जगह होता है। तो वो आप लोग कर लोगे ना तो आप लोग बेनिफिट में रहोगे। बट अभी के लिए फिलहाल आप ग्रेड 12 पे फोकस करो, है ना। चलिए आइए, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 49 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बताने थे। तो ये तो एक ही शो कर रहा है ना, मतलब इसको आप सस पे लगा सकते हो, ट्रांस पे, तो आंसर यहाँ पे 2 आए। ये तो सिंपल सा था। देखो यहाँ पे आपको एक रिएक्शन दी हुई है, एंट्रोपी दिया हुआ है, डेल्टा H आपको निकालना है। ठीक है, डेल्टा H आपको निकालना है, Y की वैल्यू निकालनी है और ये रिएक्शन गिवन है। तो क्या कर सकते हैं, हमें पता है डेल्टा G क्या होता है, डेल्टा H0 माइनस T डेल्टा S0, बोलो क्या कहते हो? तो डेल्टा G0 प्लस T डेल्टा S0 डेल्टा H0 निकाल सकते हो? हाँ मैम, डेल्टा G आ जाएगा माइनस NF E0 सेल। देखो भाई माइनस एन फैक्टर 4 हो जाएगा, दिया हुआ है 96500 इंटू 1.23। ठीक है, ऐसे सॉल्व करना है इसको। देखो भाई इसको, इसी कैलकुलेशन थोड़ी लंबी हो जाएगी बेटा, लेकिन क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा लगभग अपने को किस में चाहिए, किलो जूल में चाहिए ना। तो ये आ जाएगा -474.7 प्लस टेम्परेचर आपको दिया हुआ है 298 इंटू डेल्टा एस कितना दिया हुआ है -0.32। इसको सोल्व करना पड़ेगा बेटा, y की वैल्यू आ जाएगी, देखो ना y की वैल्यू आ जाएगी। और लेकिन हाँ ध्यान रखना, इधर देखो ये आपके लिए 2 मोल के लिए, आपको किसके लिए निकालना है, डेल्टा H फॉर्मेशन निकालना। और डेल्टा H फॉर्मेशन बच्चों हमेशा 1 मोल के लिए निकाला जाता है, आप समझ रहे हो मेरी बात। तो जो भी आंसर आएगा आपको उसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? अगर ये आपने पढ़ा है थर्मोकेमिस्ट्री, तो डेल्टा H फॉर्मेशन होता क्या है, जब 1 मोल कंपाउंड बनता है और जो एनर्जी रिलीज होती है उसको उसमें हम क्या कहते हैं, डेल्टा H फॉर्मेशन।
तो जो ये आएगा वो 2 मोल के लिए आएगा, क्योंकि देखो इक्वेशन में 2 मोल H2 बन रहा है, अपने को 1 मोल के लिए निकालना है, तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। पलक, विशाल, ईशा, रिद्धिमा, बोलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम, ये पेपर तो भयंकर डिफिकल्ट है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन रह गया अपना, आ जाओ। आपको 47 क्वेश्चन में क्या बोला है, एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन ऑफ वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस, इतना आपको क्या दिया हुआ है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है। पीएच निकालना है किसका, 0.1 मोलर Na। मैं इसको हटाना चाहूंगी। देखो HA क्या है मेरा, वीक एसिड है। जिसने नहीं पढ़ा तो शायद समझ में नहीं आएगा, बट मैं एक बार बता देती हूँ। स्ट्रॉन्ग बेस मान लो NaOH ने लिया, इसको जब आप डिसोसिएट करोगे तो क्या होगा, एसिड और बेस सोल्ट बनाएंगे प्लस पानी, ठीक है। बोलो भाई, बोलो बोलो। तो अगर मैं इसके लिए K इक्विलिब्रियम लिखूं तो क्या लिखूंगी, Na की कॉन्सेंट्रेशन, वाटर की ह्यूमिडिटी, HA, बोलो, NaOH, बोलो। Yes, ma'am. यही करूंगी, है ना, ठीक है। Yes, ma'am. चलिए उसके बाद आता है मेरे पास, अगर तुम HA को डिसोसिएट करोगे तो किसमें टूटेगा, H प्लस प्लस A नेगेटिव। इसके लिए आप डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka लिखते हो H प्लस A नेगेटिव बाय HA। तो एक काम करो ना, इसको एक काम कर दो, डिवाइड कर दो। ये थोड़ा सा अलग सा था सवाल, तो Na और HA, NaOH और H प्लस A नेगेटिव, और ऊपर आ जाएगा HA। तो देखो जो कैंसिल हो रहा है मैं कैंसिल कर देती हूँ बेटा, HA से HA गया, ठीक है। A नेगेटिव से A नेगेटिव गया, क्योंकि Na प्लस A नेगेटिव होगा, और ये क्या बना, H प्लस और OH नेगेटिव। याद करो KW क्या हुआ करता था, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, H प्लस और OH नेगेटिव का प्रोडक्ट। पता नहीं याद है कि नहीं है आपको, बट ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 1/KW। नहीं याद है तो ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा टेंशन वाली बात नहीं है, बट क्योंकि मैं डिस्कस करा रही हूँ इसलिए मेरे को बेटा सारे ही क्वेश्चन जो है कराने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए ओके, अपने पास क्या दिया हुआ है बताओ भाई, K इक्विलिब्रियम दिया हुआ है 10⁻⁹। KW क्या होता है, 10⁻⁻14। तो Ka आ जाएगा मेरे पास 10⁻⁻5, ये आ गया। अब तुम देखो यहाँ पे सोल्ट बना है, तो यहाँ पे तुम्हारा सोल्ट हाइड्रोलिसिस वाले फॉर्मूले लगेंगे, जहाँ पे वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। तो क्या होता है उसका फॉर्मूला, हाफ ऑफ pKw प्लस log C प्लस pKa, ये फॉर्मूला होता है ना। वही बात है, जिसको पता होगा वही कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा, वही कर पाएगा, ठीक है। चलिए ओके, चलो भाई बताओ फिर क्या होगा, बताओ भाई, बताओ बताओ क्या बनेगा। यहाँ पे नीचे लिख दूं, कलर चेंज कर देती हूँ। pH हाफ ऑफ pKw क्या होगा, KW अगर 10⁻⁻14 है तो pKw क्या होगा, माइनस log ऑफ KW यानी कि 40। कंसंट्रेशन कितनी है बताओ भाई, 0.1 यानी कि 10⁻⁻1 प्लस pK कितना है, Ka है 10⁻⁻5, तो pK क्या हो जाएगा, हो जाएगा माइनस log ऑफ 10⁻5 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा देखना, ये तो -1 log 10 बन जाएगा। अरे राम, मेरे को ऐसे लग रहा है जैसे तुम आँख कान सब बंद करके बैठे हो। तो कितना हो जाएगा भाई, ये 18/2 pH आ जाएगा 9। ऐसे होगा ये सवाल, समझे। तो ये थे तुम्हारे पूरे 25 क्वेश्चन, ठीक है। अब तुम इधर आओ, तुम्हें कौन से क्वेश्चन करने चाहिए थे, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। देखो मेरा बेटा,
मैं यहाँ पे 11th के चैप्टर्स को काउंट नहीं कर रही हूँ एक बार के लिए। मैं मान के चल रही हूँ आपने 11th में कुछ पढ़ाई नहीं की है, मैं काउंट कर रही हूँ सिर्फ 12th के क्वेश्चन। तो 27 आप लोगों को कर लेना चाहिए था, क्योंकि इसी से ही नंबर बनेंगे बेटा, नहीं तो करोगे क्या? अगर मान लो 12th में से भी नहीं किए तो नंबर आपके बने ही नहीं होंगे। 27 आपको करना था, 29 आपको करना था 2 क्वेश्चन, 30 करना था 3 क्वेश्चन, 31 करना था, कितने हो गए 4, और उसके अलावा 33, 35 चलो मैं मान लेती हूँ डिफिकल्ट लगा तुम लोगों को, 36 कर लेना चाहिए था। ध्यान से सुनते जाओ। और मान लिया 38 भी डिफिकल्ट लगा, 39 भी, 40 कर लेना चाहिए था। देखते जाओ मैं क्या बोल रही हूँ, अभी मिनिमम मार्क्स बता रही हूँ मैं आपको। 42, 43 कर लेना चाहिए था, ठीक है। 45 भी मैंने कराया हुआ इसलिए मैं कह रही हूँ कर लेना चाहिए था। और इनमें से आप लोगों को कर लेना चाहिए था 49। ये मैंने वो वाले क्वेश्चन उठाए हैं जो कि आसान है, अभी तो मैंने मीडियम वाले उठाए नहीं। तो देखो ना कितने हो गए टोटल, गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 क्वेश्चन। 11 क्वेश्चन मतलब बोलो 44। 44. अब तुम अपने आप से पूछना, क्या तुम 40 क्रॉस कर पाए? पूछना। नहीं कर पाए तो मतलब तुमने 12th को भी इग्नोर मारा है इस वाले टेस्ट में। आप समझ रहे हो? 11th एक तो बहुत ज्यादा आई हुई है, उसमें से भी तुमने मान लो 11th में नहीं किया, 12th में भी कुछ छोड़ोगे तो तुम्हारे ये नंबर नहीं बनेंगे। तो मैंने सबसे आसान वाले क्वेश्चन लिया। अगर तुम इतने भी कर पाते ना, चलो 11 भी छोड़ो, 10 क्वेश्चन, तो तुम्हारे 40 नंबर बेटा कहीं नहीं गए थे। आप समझ रहे हो? यू हैव टू बी वेरी सिलेक्टिव इन द मेजर टेस्ट। देखो चैप्टर टेस्ट में तो ना बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं होता बेटा, क्योंकि चैप्टर टेस्ट में एक एक चैप्टर आता है। कंपटीशन होता है मेजर टेस्ट में, क्योंकि भाई साहब वहां पे होते हैं बहुत सारे चैप्टर, और वहां पे आपका बोला जाता है ना कि आप प्रेशर में किस तरीके से परफॉर्म करते हो, वो देखा जाता है। समझ रहे हो? तो आपको जब भी मेजर टेस्ट आएगा, यू हैव टू बी वेरी सिलेक्टिव कि मुझे कौन कौन से सवाल करने हैं। आपने जो पढ़ रखे हैं आप सिर्फ उन्हीं को करोगे, बाकी सवाल आप नहीं करोगे, ठीक है। अब जिसने केमिकल इक्विलिब्रियम भी पढ़ा होगा तो भाई साहब उसके तो आराम से 12-13 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए होंगे, ठीक है। बोलो क्या कहते हो? आराम से दोबारा पेपर को देखना, जो तुमने गलतियां की हैं दोबारा उसको रीअटेम्प्ट करो, समझो। क्योंकि बेटा सच बताऊं, मैं आपको बताती हूँ, जो ये अवंती में टेस्ट होते हैं ना संडे को, हाँ, तो जो ये अवंती में टेस्ट होते हैं ना संडे को, इसमें से मैं सच में बता रही हूँ बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट जेईई मेंस में आए। अपना मैं अवंती में एक्सपीरियंस बता रही हूँ तुम लोग, आप समझ रहे हो मेरी बात? तो एक तो ना ये पेपर को आप लोगों को